और मैं अपनी मालकिन के ऊंट को रास्ता दिखा रहा था। उनकी माँ के घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो चुका था। शीरा ने दासी को अंदर भेजने के बाद मुझसे कहा, देवेजीर, तुम एक स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? मैंने जोर देकर कहा, स्वतंत्र नागरिक की। अब तुम्हारे सामने यह साबित करने का अवसर आ गया है। इस वक्त तुम्हारे मालिक शराब के नशे में धुत है और उनके सिपा सालार भी मदहोश हैं। इन ऊँटों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस थैले में तुम्हारे मालिक की पोशाक है, जिससे तुम्हें वेश बदलने में मदद मिलेगी। मैं कहूँगी कि जब मैं अपनी बीमार माँ के पास थी तब तुम ऊँट चुराकर भाग गए। मैंने उससे कहा, आप में महारानी की आत्मा है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि आप भी मेरे साथ चलें ताकि मैं आपको खुशी प्रदान कर सकूं। उसने जवाब दिया, खुशी उस भागने वाली पत्नी को नहीं मिलती जो दूर देशों में अनजान लोगों के बीच इसकी तलाश करती है। अब तुम अपने रास्ते जाओ, रेगिस्तान के देवता तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि तुम्हारी मंजिल दूर है और रास्ते में तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। भागने के लिए मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया और रात के अंधेरे में दूर चल दिया। मुझे उस अजीब स्थान का कोई ज्ञान नहीं था और बल्कि एक हल्का सा आभास था कि बेबीलोन किस दिशा में है। बहरहाल मैं बहादुरी से पहाड़ियों की दिशा में रेगिस्तान के पार चल दिया। मैं एक ऊंट पर सवार हुआ और दूसरे को अपने पीछे पीछे चलने का इशारा किया। मैंने पूरी रात यात्रा की और अगले पूरे दिन भी। मैं जानता था कि मालिक का सामान चुराकर भागने वाले गुलामों को बहुत सख्त सजा दी जाती है। उस शाम को मैं एक उजाड़ सी जगह पर पहुंचा। रेगिस्तान की तरह ही यहाँ भी कोई नहीं रहता था। नुकीली चट्टानों ने मेरे वफादार ऊँटों के पैर जख्मी कर दिए थे। वे बहुत धीमे धीमे और कराहते हुए चल रहे थे। मुझे रास्ते में इंसान तो क्या, जानवर तक नहीं मिला। मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि इस उजाड़ जगह पर कोई क्यों नहीं रहता था। उसके बाद की यात्रा इतनी भीषण थी कि बहुत कम लोग उसे करने के बाद जिंदा बचे होंगे। हर दिन हम धीरे धीरे चलते रहे। हमारे पास जितना भोजन और पानी था वह सब खत्म हो गया। सूरज की गर्मी निर्ममता से हमें झुलसा रही थी। 9वें दिन शाम को मैं अपने ऊँट से फिसलकर गिर पड़ा। मैं जानता था कि मैं इतना कमज़ोर था कि दोबारा ऊँट पर नहीं चढ़ पाऊंगा और इसी उजाड़ जगह पर मर जाऊंगा। मैं ज़मीन पर ही पसर गया और सो गया। मेरी आंख जब खुली तब सूरज की पहली किरण ही निकली थी। मैंने उठकर अपने चारों तरफ देखा। सुबह की हवा में ठंडक थी। पास में ही मेरे ऊँट लेटे थे जो बहुत उदास दिख रहे थे। मेरे आसपास बर्बादी का आलम था, जहाँ चट्टानें, रेत और कांटेदार चीज़ें थीं। वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। इसके अलावा वहाँ पर इंसान या ऊँट के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। क्या यह हो सकता है कि इस वीराने में ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा? उस समय मेरा दिमाग जितनी स्पष्टता से सोच रहा था उतनी स्पष्टता से इसने पहले कभी नहीं सोचा था। अब मेरा शरीर बहुत कम महत्वपूर्ण लग रहा था। मेरे होंठ सूख रहे थे और उनसे खून निकल रहा था। मेरी जीभ सूखी और सूजी थी। मेरा पेट खाली था। परंतु पिछले दिनों इन सब से मुझे जितना भीषण दर्द हो रहा था अब वह गायब हो चुका था। मैंने एक बार फिर खुद से यह सवाल पूछा, मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? फिर स्पष्टता के साथ मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझ में गुलाम की आत्मा होती तो मैंने हार मान ली होती, रेगिस्तान में ही पसर कर मर गया होता, जो एक भगोड़े गुलाम का अंत होता। परंतु अगर मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो फिर निश्चित रूप से मैं बेबीलोन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अपने पर भरोसा करने वाले लोगों का कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। अपनी प्रेमपूर्ण पत्नी को खुशी दूंगा और अपने माता पिता को शांति तथा संतुष्टि प्रदान करूंगा। सीरा ने कहा था, तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया है। हाँ, यह सही था। मर्द की तरह उसका मुकाबला क्यों नहीं किया? मैंने अपनी पत्नी को मायके क्यों भेज दिया? फिर एक अजीब चीज हुई। पूरी दुनिया अलग नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले मैं दुनिया को किसी रंगीन पत्थर के माध्यम से देख रहा था, जो अब अचानक हट गया था। आखिरकार मुझे सच्चे जीवन मूल्य नजर आने लगे।
मैं और रेगिस्तान में मर जाऊं? कभी नहीं। यह मेरे मन में एक नया सपना जाग चुका था। अब मैं जानता था कि मुझे कौन से काम करने ही थे। सबसे पहले तो मैं बेबीलोन जाऊंगा और कर्ज देने वाले लोगों से मिलूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि बरसों तक भटकने और दुर्भाग्य का शिकार होने के बाद मैं उनका कर्ज उतारने के लिए आया हूं। जितनी जल्दी देवता इजाजत देंगे मैं उनका कर्ज उतार दूंगा। फिर मुझे अपनी पत्नी को खुशी देना चाहिए और एक ऐसा नागरिक बनना चाहिए ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सकें। मेरे कर्ज मेरे दुश्मन थे, परंतु जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया था वे मेरे मित्र थे। आखिर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। भूख से क्या फर्क पड़ता था, प्यास से क्या फर्क पड़ता था। वे तो बेबीलोन की राह पर होने वाली घटनाएं भर थी। मेरे भीतर एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मारने लगी, जो अपने शत्रुओं को जीतने और अपने मित्रों को पुरस्कार देने के लिए जल्दी से बेबीलोन पहुंचना चाहती थी। मैं महान संकल्प से रोमांचित हो गया। मेरी भर्राई आवाज में अब एक नई खनक आ चुकी थी, जिसे सुनकर मेरे ऊंटों की थकी आंखों में भी चमक आ गई। बहुत कोशिशों के बाद वे उठकर खड़े हुए। कराहते हुए लगन के साथ वे उत्तर दिशा में बढ़ते गए। मेरी अंतरात्मा की आवाज यह कह रही थी कि इस दिशा में हमें बेबीलोन मिल जाएगा। जल्द ही हम उपजाऊ इलाकों में पहुंच गए, जहां हमें पानी, घास और फल मिले। हमें बेबीलोन का रास्ता मिल गया। तब जाकर मुझे यह एहसास हुआ कि स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा जिंदगी को ऐसी समस्याओं की श्रृंखला के रूप में देखती है जिन्हें सुलझाया जाना है, और फिर वह उन्हें सुलझा देता है। जबकि गुलाम की आत्मा रोती है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो गुलाम हूं। तरकाद, तुम अपने बारे में कुछ कहो। क्या तुम्हारे पेट की भूख ने तुम्हारे दिमाग को बहुत स्पष्ट कर दिया है? क्या तुम उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जो तुम्हें दोबारा आत्मसम्मान दिला सके? क्या तुम दुनिया को इसके सच्चे रंग से देख सकते हो? क्या तुम में अपने कर्ज चुकाने की इच्छा है, चाहे वे कितने ही ज्यादा क्यों न हो? क्या तुम दोबारा बेबीलोन के सम्मानित नागरिक बनना चाहते हो? तरकाद की आंखों में नमी आ गई। वह अपने घुटनों पर उत्साह से उठा। आपने मुझे जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया है। मुझे यह लगने लगा है कि मेरे भीतर स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मार रही है। परंतु देवेजीर, यह तो बताओ कि वापस लौटने के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ? एक दिलचस्पी लेने वाले श्रोता ने पूछा। देवेजीर ने जवाब दिया, जहां संकल्प होता है वहां राह निकल आती है। मुझ में संकल्प था, इसलिए मैं राह खोजने निकल पड़ा। सबसे पहले तो मैं हर कर्ज देने वाले से मिला। मैंने सबसे यही आग्रह किया कि वे तब तक और धैर्य रखें जब तक कि मैं उनका कर्ज उतारने लायक कमा न लूं। उनमें से ज्यादातर मुझे देखकर खुश हुए। हालांकि कुछ ने मुझे खरी खोटी सुनाई, परंतु बाकियों ने मेरी मदद करने का वचन दिया। उनमें से एक ने तो मेरी वह मदद की जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। वह मैथन नामक साहूकार था। जब उसे यह पता चला कि मैं सीरिया में ऊंटों की देखभाल करता था, तो उसने मुझे ऊंटों के व्यापारी नेवाटूर के पास भेज दिया। नेवाटूर को हमारे सम्राट ने एक महान अभियान के लिए अच्छे ऊंटों के बहुत से रेवड़ खरीदने का ठेका दिया था। उसके यहाँ मैंने अपने ऊंटों के ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग किया। धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर चढ़े तांबे और चांदी के एक एक सिक्के का कर्ज उतार दिया। अब मैं एक बार फिर अपना सिर उठाकर जी सकता था और यह अनुभव कर सकता था कि मैं भी एक सम्मानित इंसान हूं। एक बार फिर देवेजीर अपने भोजन की ओर मुड़ा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ताकि उसकी आवाज रसोई तक सुनाई दे, कास्कोर, तुम बहुत ढीले हो। खाना ठंडा हो गया है। मेरे लिए गर्मा गर्म मांस लेकर आओ। मेरे मित्र के बेटे तरकाद के लिए भी एक बड़ा टुकड़ा लेकर आना, क्योंकि वह भूखा है और मेरे साथ खाना खाएगा। इस तरह प्राचीन बेबीलोन के ऊंटों के व्यापारी देवेजीर की कहानी खत्म हुई। उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज उस समय सुनाई दी जब उसे एक महान सच्चाई का एहसास हुआ। एक ऐसी सच्चाई का जिसे उससे पहले के सभी समझदार लोग जानते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। इसने हर युग के लोगों को मुश्किलों से पार निकाला है और सफलता की राह दिखाई है। जो बुद्धिमान लोग इसकी जादुई शक्ति को समझते हैं, उन्हें यह भविष्य में सफलता दिलाती रहेगी। इसका प्रयोग आगे बताए गए शब्दों को सुनने वाला
हर व्यक्ति कर सकता है। जहां संकल्प होता है वहां राह निकल आती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 9। बेबीलास के मृदा पत्र। सेंट स्वीडिव्स कॉलेज, 21 अक्टूबर 1934। HindiAudiobook.com। प्रिय प्रोफेसर, ध्वस्त बेबीलास के अवशेषों में हाल ही में हुई खुदाई में मिले जो 5 मृदा पत्र आपने भेजे हैं, वे आपके पत्र के साथ ही प्राप्त हुए। मैं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। मैंने उनकी पांडुलिपि का बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक अपनी भाषा में अनुवाद करने में कई घंटे बिताए। मुझे आपके पत्र का तत्काल जवाब दे देना चाहिए था, परंतु मैंने जानबूझकर देरी की, क्योंकि मैं चाहता था कि अनुवाद का काम पूरा करने के बाद ही आपको पत्र लिखूं। मृदा पत्र बिना किसी क्षति के सुरक्षित पहुंच गए थे, क्योंकि आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह पैक किया था और उस पर सुरक्षित तत्वों के पदार्थों का छिड़काव कर दिया था। इन मृदा पत्रों की कहानी से आप भी उतने ही हैरान रह जाएंगे जितना कि हम लोग प्रयोगशाला में हुए थे। अतीत की इस धूमिल छाया से हम रोमांस की उम्मीद करते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, परंतु इसमें देवजीत नामक अमीर आदमी अपनी कर्ज की समस्या के बारे में बताता है। इन मृदा पत्रों को पढ़कर हमें यह एहसास होता है कि हमारी दुनिया की परिस्थितियां 5000 साल में उतनी ज़्यादा नहीं बदली है जितना हम सोचते हैं। यह अजीब है, परंतु इन पुराने मृदा पत्रों के कारण मैं पसोपेश में पड़ गया हूँ। कॉलेज का प्रोफेसर होने के नाते मुझे ज्ञानी माना जाता है, जिससे अधिकांश विषयों पर ठीक ठाक ज्ञान होता है। बहरहाल, इन मृदा पत्रों में बेबीलोन के खंडहरों में दफन एक आदमी कर्जवान युवाओं को एक रास्ता सुझाता है, जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं कहता हूँ कि यह बहुत ज़बरदस्त है। मेरी दिलचस्पी यह साबित करने में है कि प्राचीन बेबीलोन का ज्ञान उतनी ही अच्छी तरह आज भी काम कर सकता है। मिसिस भुजबेटी और मैं इस योजना पर काम करने की योजना बना रहे हैं ताकि हमारी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हो सके। आपके सफल अभियान पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपकी और मदद करने के किसी और अवसर का उत्सुकता से इंतजार करता रहूँगा। आपका अल्फ्रेड एच श्रूजबेरी, पुरातत्व विभाग। पहला मृदा पत्र। आज पूर्णिमा है। मैं देवीजुर हूँ। सीरिया में गुलाम की जिंदगी बिताने के बाद मैं हाल ही में अपने शहर लौटा हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और बेबीलोन के अपने पैतृक शहर में संपन्न बनकर दिखाऊंगा। मैं मृदा पत्रों पर अपनी परिस्थितियों का स्थायी रिकॉर्ड लिखना चाहता हूँ, ताकि मुझे अपनी प्रबल इच्छा को पूरा करने में मार्गदर्शन और सहयोग मिले। मेरे अच्छे मित्र साहूकार मैथन की समझदारीपूर्ण सलाह के अनुसार मैं एक निश्चित योजना पर चलने का संकल्प कर चुका हूँ। उसका कहना है कि यह योजना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और उसे संपन्न तथा सम्मानित बना सकती है। इस योजना के 3 उद्देश्य हैं, जिन्हें मैं चाहता हूं और जिनकी मैं आशा करता हूं। पहला, यह योजना मेरी भावी समृद्धि सुनिश्चित करती है, इसलिए मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अपने लिए अलग रख दूंगा, क्योंकि मैथन ने समझदारीपूर्वक यह कहा था, जो व्यक्ति अपने पर्स में सोना और चांदी रखता है जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है, वह अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण और सम्राट के प्रति वफादार होता है। जिस व्यक्ति के पर्स में तांबे के कुछ सिक्के ही होते हैं, वह अपने परिवार और सम्राट के प्रति उदासीन होता है, परंतु जिस व्यक्ति के पर्स में कुछ नहीं होता है, वह अपने परिवार के प्रति निर्दयी और अपने सम्राट के प्रति दगाबाज होता है, क्योंकि उसका हृदय कटुता से भरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसके पर्स में धन खनकना चाहिए, ताकि उसके हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने सम्राट के प्रति वफादारी हो। दूसरी बात, यह योजना सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी अच्छी पत्नी के खर्च पूरे करूंगा और उसके लिए वस्त्र खरीदूंगा, क्योंकि वह वफादारी के साथ अपने पिता के घर से मेरे पास लौटी है। मैथन ने कहा है कि वफादार पत्नी की अच्छी देखभाल करने से
मनुष्य के मन में आत्मसम्मान पैदा होता है, उनके उद्देश्यों में शक्ति आती है और उनके संकल्प में वृद्धि होती है। इसलिए मैं अपनी 70% आमदनी का इस्तेमाल घर, कपड़े और भोजन पर करूंगा। इसके अलावा मैं इसी आमदनी में अपना सामान्य खर्च चलाऊंगा ताकि हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी न रहे। परंतु मैथन ने इस बारे में सावधानी बरतने को कहा है कि हमें इन अच्छे उद्देश्यों के लिए अपने 70% आमदनी से अधिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी में इस योजना की सफलता निहित है। मुझे 70% आमदनी में ही गुजारा करना चाहिए और कभी इससे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न ही मुझे कोई ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जिसका भुगतान मैं अपनी आमदनी के इस हिस्से से न कर सकूं। दूसरा मृदापत्र। तीसरी योजना। इस योजना में यह बताया गया है कि अपनी आमदनी में से मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊं। इसलिए हर पूर्णिमा के दिन मैं अपनी महीने भर की कमाई में से 20% निकालकर उससे अपना कर्ज चुकाता हूं। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं सम्मानपूर्वक उनमें बराबरी से अपनी 20% आमदनी बांट लेता हूं। इस तरह समय के साथ मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। मैं यहाँ पर हर उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं जिसका मैं कर्जदार हूं। साथ ही मैं यह भी लिख रहा हूं कि मैंने किस व्यक्ति से कितना कर्ज लिया है। फेहरू, बुनकर, चांदी के 2 सिक्के, तांबे के 6 सिक्के। सिंजार, फर्नीचर बनाने वाला, चांदी का 1 सिक्का। अहमर, मेरा दोस्त, चांदी के 3 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। जेंकार, मेरा मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे के 7 सिक्के। अस्कामिर, मेरा मित्र, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 3 सिक्के। हेरिंजिर, आभूषण बनाने वाला, चांदी के 6 सिक्के, तांबे के 2 सिक्के। डायरबेकर, मेरे पिता के मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। अलकाहद, मकान मालिक, चांदी के 14 सिक्के। मैथन, साहूकार, चांदी के 9 सिक्के। बीरेजिक, किसान, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 7 सिक्के। यहाँ से मृदापत्र क्षतिग्रस्त था, पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा मृदापत्र। इन कर्जदारों को मुझे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 144 सिक्के चुकाना है। चूंकि मुझ पर इतना भारी कर्ज चढ़ा था और उसे चुकाने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए मूर्खतावश मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और अपने पैतृक शहर को छोड़कर आसान दौलत की तलाश में परदेश चला गया। बहरहाल वहां पर मैं संकट में फंस गया और गुलाम बन गया। अब जब मैथन ने मुझे दिखा दिया है कि अपनी कम आमदनी के बावजूद मैं अपना कर्ज कैसे चुका सकता हूं, तो मुझे यह एहसास होता है कि अपनी फिजूल खर्ची के परिणामों से भागना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसलिए मैं उन लोगों के पास गया जिनसे मैंने कर्ज लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कोई संपत्ति या जायदाद नहीं है जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ कमाने की क्षमता है और मैं अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी और बराबरी से अपने कर्ज चुकाऊंगा। मैं कर्ज चुकाने के लिए 20% से ज़्यादा आमदनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, इसलिए अगर वे धैर्य रखें तो समय के साथ मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। अहमर को मैं अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, परंतु उसने मुझे भला बुरा कहा और मेरा अपमान किया। बिरेजिक नामक किसान ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं सबसे पहले उसका कर्ज चुकाऊंगा, क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह योजना सुनकर मकान मालिक अलकाहद बहुत गुस्सा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अगर मैंने जल्दी से उसका कर्ज नहीं उतारा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। बाकी सबने खुशी खुशी मेरे प्रस्ताव को मान लिया, इसलिए अब मैं इस योजना पर अमल करने के लिए पहले से ज़्यादा संकल्पवान हूँ। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि कर्ज चुकाने से बचने के बजाय उन्हें चुकाना कहीं ज़्यादा आसान है। हालांकि मैं अपने कुछ कर्जदाताओं की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं उन सब के साथ निष्पक्षता के साथ व्यवहार करूंगा। चौथा मृदापत्र। एक बार फिर पूर्णिमा है। मैंने कड़ी मेहनत की है। मेरी अच्छी पत्नी ने
कर्ज उतारने के मेरे इरादों में मेरा पूरा साथ दिया है। हमारे बुद्धिमत्तापूर्ण संकल्प के कारण इस महीने मैंने नेवाटूर के लिए मजबूत देह और अच्छे पैरों वाले ऊंट खरीदे, जिसके एवज में मुझे चांदी के 19 सिक्कों की आमदनी हुई। इस आमदनी को मैंने योजना के अनुसार बांट दिया। इसका 10% मैंने अपने लिए अलग रख लिया। इसका 70% मैंने जीवन यापन के लिए अलग रख लिया और इसका 20% मैंने अपने कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दिया। मैं जब अहमर के घर गया तो वह नहीं मिला, परंतु मैं वह राशि उसकी पत्नी को दे आया। बीरेजिक तो इतना खुश हुआ कि उसने मेरा हाथ चूम लिया। सिर्फ बूढ़ा अलकाहद ही बड़बड़ाया और बोला कि मुझे अपना कर्ज ज़्यादा जल्दी चुकाना चाहिए। इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर मैं ठीक से कमाऊंगा और चिंता नहीं करूंगा तभी मैं ज़्यादा तेज़ी से कर्ज चुका पाऊंगा। बाकी सब ने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे प्रयासों की सराहना की। इस तरह 1 महीने में मैंने चांदी के 4 सिक्कों का कर्ज उतार दिया। इसके अलावा मैं चांदी के 2 सिक्कों का स्वामी भी बन गया हूँ, जिन पर किसी व्यक्ति का कोई हक नहीं है। मैं खुश हूँ और मैं बहुत लंबे समय बाद खुश हुआ हूँ। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई। कड़ी मेहनत के बावजूद इस महीने मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मैं बहुत कम ऊँट खरीद पाया। मैं चांदी के सिर्फ 11 सिक्के ही कमा पाया। बहरहाल मेरी अच्छी पत्नी और मैं योजना के अनुरूप चले। हमने एक भी नया वस्त्र नहीं खरीदा और सिर्फ सब्जियां खाकर गुजारा किया। एक बार फिर मैंने अपनी आमदनी का 10% खुद के लिए अलग रख लिया और 70% से अपना खर्च चलाया। मैं हैरान रह गया जब अहमर ने कर्ज चुकाने के लिए मेरी तारीफ की। हालांकि जो रकम मैं चुका रहा था वह छोटी थी। बीरेजिक ने भी ऐसा ही किया। अलकाहद आग बबूला हो गया, परंतु जब मैंने उससे कहा कि अगर वह इस रकम को नहीं लेना चाहता तो वापस कर दे, तो वह ठंडा पड़ गया। पहले की तरह बाकी सभी लोग संतुष्ट हुए। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई और मैं खुश हूँ। इस बार मुझे ऊँटों का बहुत अच्छा रेवड़ मिल गया और मैंने कई बेहतरीन ऊँट खरीद लिए, जिस वजह से मुझे चांदी के 42 सिक्कों की आमदनी हुई। इस पूर्णिमा को मेरी पत्नी और मैंने जूते तथा कपड़े खरीदे, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत थी। इसके अलावा हमने गोश्त और मुर्गा खाकर जश्न मनाया। हमने चांदी के 8 सिक्कों से ज़्यादा का कर्ज उतार दिया। अलकाहद तक ने कोई उल्टी बात नहीं की। वह योजना महान है जो हमें कर्ज से बाहर निकालती है और बचत कराती है। 3 महीने बाद मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ। हर बार मैंने अपनी आमदनी का 10% हिस्सा अलग बचाकर रखा। मैंने और मेरी अच्छी पत्नी ने हर बार 70% आमदनी में अपना खर्च चलाया। हालांकि कई बार ऐसा करने में काफ़ी मुश्किलें आई। हर बार मैंने अपनी 20% आमदनी से अपने कर्जदाताओं का कर्ज चुकाया। मेरे पर्स में अब चांदी के 21 सिक्के हैं जो सिर्फ मेरे हैं। इससे मेरा सिर तन जाता है और मैं अपने दोस्तों के बीच गर्व के साथ उठ बैठ सकता हूँ। मेरी पत्नी घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है और अच्छे कपड़े पहनती है। हम साथ साथ रहकर खुश हैं। यह योजना अनमोल है। इसने एक पूर्व गुलाम को सम्मानित व्यक्ति में बदल दिया। 5वां मृदापत्र। एक बार फिर पूर्णिमा है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत समय से कुछ नहीं लिखा है। दरअसल 12 महीने गुजर चुके हैं। बहरहाल आज मैं अपना रिकॉर्ड लिखने में नहीं चूकूंगा, क्योंकि आज मैंने अपना आखिरी कर्ज चुका दिया है। आज के दिन मैंने और मेरी पत्नी ने जश्न मनाया, क्योंकि हमारा संकल्प पूरा हो गया है। जब मैं अपने कर्जदाताओं से आखिरी बार मिला तो ऐसी कई बातें हुई जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। अहमर ने अपने कठोर शब्दों के लिए मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि वह चाहेगा कि हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। बूढ़ा अलकाहद भी आखिर इतना बुरा नहीं था, क्योंकि उसने कहा, तुम कभी नरम मिट्टी की तरह नाजुक थे जिसे कोई भी छूकर दबा सकता था और मनचाहे आकार में ढाल सकता था, परंतु अब तुम कांसे के टुकड़े की तरह हो जो किसी का भी मुकाबला कर सकता है। अगर तुम्हें कभी चांदी या सोने की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास चले आना। बाकी लोगों ने भी मुझसे सम्मानपूर्वक बात की। मेरी अच्छी पत्नी ने मुझे इतने गर्व से देखा कि किसी भी आदमी में आत्मविश्वास आ जाएगा। बहरहाल मुझे सफलता अपनी योजना के बदौलत मिली।
इस योजना ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना सारा कर्ज चुका दूं और मेरे पर्स में सोना चांदी जमा होता रहे। मैं सफलता चाहने वाले हर आदमी को यह सलाह दूंगा कि वह इस योजना पर चले। जब इसकी बदौलत एक पूर्व गुलाम अपने कर्ज चुका सकता है और अपने पर्स में सोना इकट्ठा कर सकता है, तो इस पर अमल करके कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मैं अब भी इस योजना पर चल रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस पर अमल करता रहूंगा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। सेंट विंसेंट, सेंट स्वीडिन कॉलेज, 7 नवंबर 1936। प्रिय प्रोफेसर, अगर बेबीलोन के अवशेषों की खुदाई करते समय आपको वहां के ऊंटों के व्यापारी देवेजित का भूत मिले तो मुझ पर एक मेहरबानी करें। उसे बता दें कि उसने मृदा पत्रों पर बहुत समय पहले जो लिखा था, उसके लिए इंग्लैंड के 2 प्रोफेसर आजीवन उसके आभारी रहेंगे। आपको शायद याद होगा, 1 साल पहले मैंने लिखा था कि मिसेस रूबेरी और मैं कर्ज से बाहर निकलने की इस योजना की आवाज़ भी सुनना चाहते हैं। शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी। हालांकि हम इसे अपने दोस्तों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम कई सालों से अपमान भरा जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमारे सिर पर पुराने कर्जों का पहाड़ था और नए कर्ज चढ़ते जा रहे थे। हम दहशत में थे कि कहीं व्यापारी लोग कोई फसाद ना खड़ा कर दें, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम कर्ज चुकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अपनी आमदनी में से हम जितना भी बचा सकते थे उतना बचाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु आमदनी में अपना खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। इसके अलावा हमें मजबूरन उन जगहों से सामान खरीदना पड़ता था जहां हमें उधार मिल सके, भले ही वहां हमें महंगे दामों पर सौदा मिलता था। इससे एक दुष्चक्र शुरू हो गया, जिससे चीजें बेहतर बनने की बजाय बदतर बनती चली गई। हमारी स्थिति निराशाजनक होती जा रही थी। हम कम किराए वाले मकानों में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम पर मकान मालिक का कर्ज चढ़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। फिर अचानक बेबीलोन के ऊंटों के व्यापारी ने हमें एक ऐसी योजना सुझाई जिस पर अमल करके हम अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते थे। उसने हमें अपनी योजना पर अमल करने की सूची बनाई और मैंने वह सूची अपने सभी कर्जदारों को दिखाई। मैंने उन्हें यह स्पष्ट बता दिया कि वर्तमान स्थिति में मैं उनका कर्ज तत्काल नहीं चुका सकता हूँ। आंकड़ों को देखकर वे यह बात खुद ही समझ सकते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि पूरा कर्ज चुकाने का इकलौता रास्ता यही था कि मैं हर महीने अपनी 20% आमदनी सभी कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दूं। इस तरह से मैं लगभग 2 साल में सारे कर्ज उतार दूंगा। इस दौरान हम अपना सारा सामान नकद खरीदेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होगा। कर्जदाता सचमुच बहुत सज्जन थे। हमें सब्जी देने वाला बूढ़ा आदमी समझदार था। उसने एक ऐसी बात कही जिसके द्वारा मुझे दूसरों को समझाने में आसानी हुई। उसने कहा, अगर आप आगे से सारा सामान नकद खरीदेंगे और अपने कर्ज का कुछ हिस्सा भी चुकाएंगे तो यह उससे बेहतर रहेगा जो आपने आज तक किया है। आपने 30 साल से मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया है। अंत में मैंने उन सबसे यह अनुबंध करवा लिया कि जब तक मैं नियमित रूप से अपनी 20% आमदनी से उनके कर्ज चुकाता रहूँगा, तब तक वे मुझे किसी प्रकार से तंग नहीं करेंगे। फिर हमने 70% आमदनी में गुजारा करने की योजना बनाई। हम अपनी 10% आमदनी बचाने के लिए संकल्पवान थे। चांदी और संभवतः सोने के सिक्के बचाने का विचार बहुत आकर्षक था। खुद को बदलने में हमें रोमांच का अनुभव हुआ। अपनी 70% आमदनी में आराम से खर्च चलाने के तरीके खोजने में हमें बहुत मजा आया। हमने यह काम मकान के किराए से शुरू किया और हम मकान का किराया कम करवाने में कामयाब हो गए और हमें अच्छा सामान कम कीमत पर मिलना शुरू हो गया। यह इतनी लंबी कहानी है कि एक पत्र में पूरी नहीं हो सकती। संक्षेप में, इसमें हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई और हमने खुशी खुशी यह काम कर दिया। अपनी आर्थिक समस्याओं को इस तरह सुलझाने से हमें बहुत राहत मिली और अब हम पुराने कर्ज के कारण आतंकित नहीं थे। बहरहाल, मैं आपको उस 10% आमदनी के बारे में बताना नहीं भूलूंगा।
जिससे हमने खनकाने के लिए अलग रखा था।